अब इन इन सारी चीजों का जो काउंटर था वो काउंटर खोजा गया पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के रूप में। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बताना शुरू किया कि पप्पू यादव को उस ट्रक पर जगह नहीं मिली, उस गाड़ी में जगह नहीं मिली जिस पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे तमाम नेता थे, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष बिहार के थे, जो जरूरी लोग थे वो सारे लोग उस ट्रक पे मौजूद थे। पप्पू यादव को उस पर जगह नहीं मिली, कन्हैया कुमार को उस पर चढ़ने नहीं दिया गया, इत्यादि इत्यादि करके बहुत सारे जो ये कंट्रोल करने की कोशिश दिखी। हालांकि पप्पू यादव ने उसके बाद ये साफ कर दिया कि जो है ऐसा कोई सीन नहीं था, और खैर उन्होंने इन सारी चीजों के असर को बेअसर करने का काम खुद ही कर दिया। रही बात कन्हैया कुमार की, तो अभी उस पर भी बात हो जाएगी। चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला सर है, हमारे साथ विनय सर है, हमारे साथ संजय सर है। आप तीनों का बहुत स्वागत सर। सुनील सर, ये जो कल दृश्य दिखे, जिस तरीके के से सड़कों पर हुजूम उतरा, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता जुड़ी रही, ये लगातार बताया गया, और जिस तरीके से तस्वीरें और वीडियो फुटेज आए वो भी एक अलग तरीके की कहानी कह रहे थे, और साथ में राहुल गांधी की ये वार्निंग कि भाई आप कितने भी बड़े होइए, कानून के दायरे में तो आपको आना ही पड़ेगा। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, और जस्टिस धूलिया जैसे जैसे सवाल जो जो उठा रहे हैं, आम जनता और विपक्ष जो सवाल उठा रहे थे, कहीं उससे आगे का सवाल धूलिया साहब उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे ओवरऑल इन सारी चीजों को कैसे देखा जाए? क्या माना जाए बिहार की जनता ने कल जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई उसका असर भी आज सुनवाई पर कुछ ना कुछ जरूर पड़ा है? धन्यवाद राम प्रकाश जी। अदालती कार्रवाइयां कानूनी दृष्टि से होती हैं। संवैधानिक प्रावधानों का कितना पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं, अगर कानून का पालन नहीं हो रहा है तो उससे आम आदमी कितना उसको नुकसान होगा, ये तमाम सवाल ज़्यादा प्रमुख होते हैं अपेक्षाकृत इसके कि धरना प्रदर्शन के। लेकिन एक माहौल तो बनता ही है। लेकिन जो बिहार में कल हुआ वो अप्रत्याशित था, और इस बात के का प्रमाण है कि लोग अपने मताधिकार को लेकर के या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को लेकर कितने संवेदनशील हैं, कितने सतर्क हैं, और वह सरकार या सत्तारूढ़ दल या किसी भी ऐसे संगठन के बहकावे में आने के लिए तैयार नहीं है कि कितना शुद्ध काम किया जा रहा है, किस शुद्धि की तरफ बात की जा रही है। वह तो बहुत ही सराहनीय है, और लोगों ने दिखाया कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उससे वहाँ की आम जनता सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसको तार्किक नहीं मान रही है, और जो इसके पक्ष में खड़े लोग हैं उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। बड़े दबे जबान से अपनी मूल स्वभाव के विपरीत वह इसके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। और ये तथ्यपरक है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है मतदाता सूची को अद्यतन करने के नाम पर या नई मतदाता सूची बनाने के नाम पर, माने मतदाता सूची को अद्यतन करने के नाम पर एकदम नई मतदाता सूची बनाने की कोशिश की जा रही है, और निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों से आगे निकल करके, जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उससे आगे निकल के काम करना चाहता है। वह उसका काम केवल मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम रखने, या जो वहाँ नहीं है, उनका देहावसान हो गया है, या किसी अन्य कारण से मतदाता सूची से बाहर नाम उनका बाहर करने के अलावा उसका कोई काम नहीं है। वो इस देश के नागरिकों की नागरिकता निर्धारित नहीं कर सकता, और निर्वाचन आयोग ही नहीं, किसी प्रशासनिक आदेश के तहत किसी नागरिक की नागरिकता निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके लिए बाकायदे कानूनी प्रावधान है, बाकायदे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, अब न्यायिक प्रक्रिया इसके लिए निर्धारित है। तो यह केवल प्रमाण पत्र देने लेने और उन प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल से के आधार पर आप किसी की नागरिकता न तो छीन सकते हैं और न ही आप उसके नागरिकता को संदिग्ध मान सकते हैं। ऐसे प्रावधानों के तहत जो निर्वाचन आयोग कर रहा है उसको लेकर के लोगों के मन में चिंता है, और उस चिंता को लोगों ने जाहिर किया, और यह जो लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता जाहिर की, निर्वाचन आयोग को उसे सीख लेनी चाहिए। वो देखना चाहिए कि उसके निर्णय में किस तरह गड़बड़ियाँ हैं। वैसे निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने इस निर्णय को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो उसके पास जिम्मेदारी थी या प्राथमिक दायित्व था, उसको उसने पूरा नहीं किया। उसने साफगोई नहीं बरती, लोगों को कन्विंस करने का प्रयास नहीं किया। आज तक को पूरे पारदर्शी तरीके से इस अभियान के बारे में कोई बात नहीं करती। निर्वाचन आयोग का कोई वरिष्ठ अधिकारी आज तक लोगों के बीच में बैठ करके यह बात नहीं बताया कि आखिर यह क्यों जा रहा है। 2003 की मतदाता सूची के बाद से लगभग 10 चुनाव हो चुके हैं बिहार में, 5 विधानसभा के, 5 लोकसभा के,
और अचानक 11वें चुनाव के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? और अगर आवश्यकता पड़ गई तो यह जो जिन तरीकों को लेकर के लोगों में संदेह है, वो संदेह बेमानी है या तर्कसंगत है, इसकी बात उसको करनी चाहिए थी। और उसके लोगों के सामने न आना, लोगों के सवालों का जवाब न देना, इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना देता है। प्रेस विज्ञप्ति से बात नहीं बनती, और आप प्रेस विज्ञप्ति के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप बता रहे हैं कितने परसेंट लोग, 87%, 85%, कितने परसेंट लोगों ने आवेदन पत्र जमा कर दिया। ये भी तो एक तरह का गुमराह करने वाला आधा सच है। अगर लोगों ने अपने आवेदन पत्र जमा किए हैं तो उनमें कितने उन अभिलेखों के साथ जमा किए गए हैं जो उन अभिलेखों की मांग निर्वाचन आयोग कर रहा है। आपको संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ये बताना चाहिए निर्वाचन आयोग। और रोज बैठ करके कम से कम पटना में ही बताना चाहिए लोगों को कि यह जो कार्रवाई की जा रही है वह लोकतंत्र के हित में कितना है, वह कितना लोकतंत्र को बचाए रखने या निर्वाचन की शुचिता को बनाए रखने के लिए या निर्वाचन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कितना आवश्यक है और क्यों किया जा रहा है। अभी तक ये काम निर्वाचन आयोग ने नहीं किया और अभी भी साहस नहीं कर पा रहा है। यह संदेह पैदा होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का एक बयान मैंने पढ़ा कि शुद्ध मतदाता सूची, क्या यह कानून की भाषा है? क्या यह किसी संविधान की भाषा है? हम तो ये सुनते रहे कि निर्वाचन आयोग का काम संवैधानिक है, गैर कानूनी है, कानूनी है, संविधान सम्मत है, तर्क संगत है, विधि सम्मत है। इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग होता है। शुद्ध क्या होता है? कानून की भाषा में शुद्ध किसको कहते हैं? और इस शब्द का प्रयोग कभी होता रहा है क्या? तो किस तरह की बात आप, किस तरह की नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं? शुद्धता का क्या सवाल है? एक संवैधानिक प्रक्रिया है, शुद्धता का भी कोई मापदंड है क्या? संवैधानिक प्रक्रिया तर्कसंगत है। तो लेकिन सर वो ये नहीं बताते हैं कि अगर शुद्ध सूची अब तैयार हो रही है तो जो पहले की सूची थी वो अशुद्ध थी। ये तो मैंने कहा ही नहीं तो मैंने कहा ही ना कि 10 चुनाव हो चुके हैं, कराए गए, उनका क्या करेंगे? नहीं, और मैं नहीं राय साहब, ये भी मैं जानना चाहता हूं कि शुद्धता की परिभाषा क्या है? क्या क्या चीजें ऐसी हो जाएंगी जिसे मान लिया जाए कि शुद्ध है? डॉक्टर संजय कुमार का नाम उसमें से हटा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा, विनय ठाकुर का नाम उसमें शामिल कर लेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, राम प्रकाश राय का नाम कभी भी नहीं शामिल होगा है तो शुद्ध हो जाएगा। आखिर शुद्धता का परिभाषा क्या है आपकी? विधि सम्मत होने की तो पूरी परिभाषा है कि जो लोग मतदाता सूची में होने चाहिए वो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हो और वहां के निवासी हो, वहां पैदा हुए हो, ये तो कोई शर्त नहीं है। उनके माता पिता वहां पैदा हुए हो, ये भी कोई शर्त नहीं है। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए माता पिता का जन्म स्थान और जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए, यह भी शर्त नहीं है, यह भी संवैधानिकता के तहत नहीं आता। आपके पास जमीन होनी चाहिए, यह भी शर्त नहीं है। यानी कि आप 1935 की स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि जो पैसे वाले हैं, जो जिनके पास जमीनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास धन है, वही लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे? या तो आप उस दौर में ले जाना चाहते हैं, या आजादी के बाद जो हमारे राष्ट्र नायकों ने सपना देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 साल की 21 साल की उम्र पूरी कर, हम लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 21 साल से उम्र को घटा के 18 साल कर दिया। और आप एक नई तरीका खोज के ला रहे हैं। नहीं कि पहले आप बताइए कि आपके माता पिता का जन्म स्थान क्या था और कब पैदा हुए थे, उनका सर्टिफिकेट लाइए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या यह प्रक्रिया के विदेश में रही है जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इस सब संवैधानिकता की बात कर रहा हूं तो आप बात समझ में आती है। और आज जो सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम बात, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल खड़ा किया, बिल्कुल वाजिब से सवाल है। पहला तो सवाल जो उसने पता किया कि आखिर चुनाव के मौके पर भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई जवाब है क्या निर्वाचन आयोग के पास? आपको ये अचानक तो चुनाव टपक नहीं गया कि अचानक कोई अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सरकार गिर गई, चुनाव कराने की नौबत आ गई, या मुख्यमंत्री ने या वहां की सरकार ने अनुशंसा कर दी कि विधानसभा भंग कर दिया जाए, चुनाव हो। आपको तो पता था कि 5 साल के बाद चुनाव होगा। वहां आपको पता था कि 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में। आप 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले प्रक्रिया शुरू कर देते। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम पश्चिम बंगाल से लोग आगे करेंगे, असम से आगे करेंगे, उत्तर प्रदेश से आगे करेंगे। वहां का ही कर्मचारी इस काम को करता है और वहां कर्मचारी वहां मौजूद था, तो एक काम तो पहले भी कर सकते थे। अभी तो किया है सर, फरवरी में सूची जारी किया है इन्होंने, फरवरी के पहले उसको अपडेट किया है और फिर फरवरी में जारी किया है, अपडेट करके सूची जारी किया है। तो ये और इन प्रक्रियाओं को कोई ध्यान नहीं रखा। और एक राय साहब अंतिम बात,
एक चीज और जो आपने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बात की, जो कुछ भी हो, मैं नहीं मैं पप्पू यादव की बात से भी सहमत हूं, कन्हैया कुमार की बात से सहमत हूं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो चीज दिखाई पड़ी वो नहीं होना चाहिए। उस राज्य में इस पूरे मसले पर या एनडीए सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन के लिए, ये दोनों बहुत प्रचलित नाम है, दोनों स्थापित चेहरे हैं। आप अपने आपकी राजनीतिक नाराजगियां, असहमतियां तमाम हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों चेहरों के साथ इस तरह की नैरेटिव बनाने का जो एनडीए के लोगों ने जो लोग कर रहे हैं, इसका मौका नहीं देना चाहिए। या इंडिया दल समूह की जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह का कोई नैरेटिव बनने न देते, वो उनको फिर साथ रखते। हालांकि ये उनकी परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता है कि पप्पू यादव ने भी आपको खारिज किया और कन्हैया कुमार ने भी खारिज किया। हम आप भी कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दल से उस मंच पर अगर राहुल गांधी मौजूद है तो किसी की आवश्यकता क्या है, लेकिन राहुल गांधी की तुलना में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बिहार राज्य में उपस्थिति ज्यादा है, वो ज्यादा सक्रिय है। और अगर आप उनको सामने रखते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये मौका, इस तरह के मौके एनडीए दल के नेताओं को नहीं मिलना चाहिए। अगर आप किसी आंदोलन को बहुत विश्वसनीयता के साथ और लोगों के बीच में और ले जाना चाहते हैं तो पूरी यात्रा कन्हैया कुमार ने निकाली, उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए राहुल गांधी गए, बंद का आह्वान किया पप्पू यादव ने, जगह जगह कार्यक्रम किया पप्पू यादव ने, और आप कहते हैं नहीं, आपको मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ने दिया गया या नहीं? मैं एक वीडियो बहुत ध्यान से मैंने देखा, कन्हैया कुमार उस ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो सुरक्षा कर्मी है वह उनसे कोई बात कहता है, कन्हैया कुमार बाकायदे सहमति देते हुए नीचे उतर जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है, बाकायदे सहमति। उनका जो पूरे का पूरा बॉडी में 3-4 बार उसको देखा, उस वीडियो को जो पब्लिक डोमेन में एनडीए के नेताओं के द्वारा दिखाया जा रहा है कि आखिर घटनाक्रम क्या था। तो कन्हैया कुमार चढ़ने की कोशिश करते हैं, वह एक सुरक्षा कर्मी की तरफ देखते हैं, सुरक्षा कर्मी को कोई बात कहता है और सहमति देते हुए नीचे उतर आते हैं। पप्पू यादव को ढकेल के बाहर कर दिया होगा ऐसा कोई भी दृश्य नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं को वहां रखना चाहिए था, मेरी अपनी राय है जी।